अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू महफूज पाकिस्तान वेबिनार। आज हम बात करेंगे ऑन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर। अच्छा, अब मुस्तकबिल पे बात करने से पहले हमें हाल को समझने की जरूरत है। कुछ मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के जो शायद दिहाइयों से चल रहे हैं, जैसे कि सर्कुलर डेट। आई थिंक उर्दू में ज्यादा इसको क्या गर्दिशी कर्जा कह सकते हैं हम, लेकिन जो भी है बला, एक न बला का नाम आप जो भी रखें वो बला तो है। इसके साथ साथ जाहिर है कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज थे वो अभी भी कायम हैं। और जाहिर है आईपीपीज की बात हम हमेशा कर रहे होते हैं, तो आज हम थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि क्या जिस तरह डिमोनाइज किया गया है आईपीपीज को, क्या ये आईपीपीज का मसला है या ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज और रेगुलेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू है। अच्छा, अब इस वक्त पर और हम सबको याद है कि अगर हम थोड़ा सा माजी पर नजर डालें तो अर्ली 2000s या 2010s में पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में एक तरह से एक ऑपोजिट किस्म की प्रॉब्लम थी। हमारी पावर जनरेशन के बहुत इश्यूज थे। आपको याद हो या ना याद हो, 12-12 14-14 घंटे लोड शेडिंग होती थी। इस वक्त मसला जनरेशन का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है यकीनन, लेकिन सबसे बड़ा मसला अगर आप यार बाहर जाके किसी से भी पूछें, या आप महीने के जो पहले हफ्ते 10 दिन में आपका जो बिजली बिल आता है आप उसको सिर्फ देख लें तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अवामी सतह पर सबसे बड़ा मसला इस वक्त है बिजली की कीमतें। दे आर अनअफोर्डेबल। जो एवरेज आपके हाउस होल्ड हैं उनकी एक बहुत बड़ी आमदनी का हिस्सा सिर्फ बिजली के बिल्स को देने को जाता है। तो मैं पहले अपना तारुफ कर दूं, सॉरी अपना भी तारुफ नहीं किया और मैंने अपने मेहमानों का तारुफ भी नहीं किया। मेरा नाम जरार खुड़ो है। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अशर अवान साहब, एनर्जी इकोनॉमिस्ट। हानिया इसाद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। यू आर एनर्जी फाइनेंस एनालिस्ट एट द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट वील बी डूइंग टुडे। एंड लास्ट बट नेवर लीस्ट, माय ओल्ड कॉलीग फसी मंगी, who is the Pakistan bureau chief at Bloomberg. Congratulations for that. थैंक यू। फसी, मैं आपसे ही आगाज करूंगा। अगर आप हमें एक स्नैपशॉट दें इस वक्त के पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतें हैं, अगर हम थोड़ा सा ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव लें और हम इंडिविजुअल इनकम का अगर हम हिस्से की बात करें कि इस वक्त आपके पास तो बहुत रिसर्च होती है, आपके इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ अपने पावर बिल्स पर, और इसके क्या असरात होते हैं ओवरऑल इंडिविजुअल हाउस होल्ड इकोनॉमी पर और फिर लार्जर नेशनल इकोनॉमी पर? जी। थैंक यू। सो आई व्हाट आई डू इज मैं थोड़े से ना आपको नंबर्स शेयर करता हूँ एंड एंड व्हाट इज द करंट सिचुएशन। बेसिकली अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों में जो बिजली की प्राइसेस हैं वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए तकरीबन 100% से लेके 300% तक बढ़ी हैं। um, the others can weigh in why that has happened, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब बिजली के जो बिल हैं वो लोगों के घर के जो किराए हैं उनसे ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर आप किसी को ग्लोबली ये बताओगे कि पाकिस्तान में हाउस रेंट्स से ज्यादा बिजली का बिल है तो वो उनकी आंखें खुल जाती हैं, बिकॉज ये दुनिया में नहीं होता ऐसे। मैं अगर एग्जांपल्स दूं फॉर अदर कंट्रीज, तो अगर आप चाइना का ले लो जहाँ पे थोड़ी सी सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ पे less than 1% ऑफ योर हाउस रेंट इज योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप एशिया का सबसे महंगा मुल्क देखें सिंगापुर, तो वहाँ पे तकरीबन 5% से कम होता है आपका बिजली का बिल कंपेयर टू योर हाउस रेंट। इन पाकिस्तान इट्स मोर देन 100%। तो कुछ मसला तो है यहाँ पे, और दैट एक्चुअली टेल्स यू नो कि प्रॉब्लम बड़ी है। um, और हम किसी भी शहरी की बात करें, कोई भी 20-30 हजार रुपए से ऊपर अगर जिसका घर का रेंट होता है, उससे उसको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है इस वक्त। अम, अगर आप किसी से भी इस वक्त पूछो, पाकिस्तान की अभी मोस्ट हिस्टोरिक इन्फ्लेशन वेव गुजरी है, बट फिर भी आप किसी से बात करो तो उनके लिए बिजली जो है, बिजली का बिल, जी। दैट हैज बिन द बिगेस्ट पेन पॉइंट। एंड दैट इज वन रीजन व्हाई अभी जुलाई में हमने electricity prices latest increase किया था. It wasn't as much as we've seen in the past few years. 18% on average increase हुआ था, but the amount of protest that we saw after the increase was uh,
मैग्नीट्यूड और मैनी फोल्ड्स जी कंपेयर टू द पास्ट, बिकॉज वो अब उस लेवल पे पहुंच गया है कि इससे ज्यादा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों से। जी। अच्छा, अब फंसी अब एक जनरली एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपकी एक बहुत बड़ा आमदनी का हिस्सा आपकी सिर्फ एनर्जी बिल्स पर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यू डोंट हैव डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब है कि आप कंज्यूम नहीं कर सकते बियॉन्ड जो नेसेसिटीज हैं। सही, आपने दाल चावल रोटी ले ली, बेसिक बेयर बेयर नेसेसिटीज, फ्यूल खरीद लिया, एंड आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो किस हद तक जो इस तरह की जो इंतहाई महंगी बिजली है, किस हद तक ये आपके मुल्क की मईशत के पहिए को भी रोक देती है आपकी नजर में? देखिए, हम एनर्जी सेक्टर, आई मीन एवरीवन सेज इज आपकी इकोनॉमी का बैकबोन होता है, और अगर वो हेल्दी नहीं है तो इकोनॉमी कैसे हेल्दी होगी? दिस इज व्हाट एक्सपर्ट्स से ऑल द टाइम। तो मुश्किल है बहुत। फर्स्ट वी नीड टू फिक्स द एनर्जी सेक्टर। आईएमएफ के साथ मुआहदा भी हुआ है वेरी रिसेंटली, और उसमें एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स एक की एलिमेंट है टू ट्रांसफॉर्म। पहले भी हमने देखा है माजी में कि ये डिमांड की गई है, अभी भी की जा रही है। हाउ मच ऑफ दैट विल बी डन विल बी दैट्स नीडेड अनदर टू सी। क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल, अभी रिफॉर्म पे ही बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि द सीड्स ऑफ द प्रेजेंट क्राइसिस आर सोन इन द प्रीवियस क्राइसिस। तो डॉक्टर साहब, अभी मैं ये जिक्र कर रहा था कि अर्ली 2010s में इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। बिजली की जनरेशन ही नहीं थी, एंड हमने देखा कि हुकूमत वक्त का एक बहुत भारी पॉलिटिकल कॉस्ट भी इसका अदा करना पड़ा। देयर वर प्रोटेस्ट, जैसे अभी फसी कह रहा है कि आज प्रोटेस्ट हो रही है बिजली के महंगे होने पर, उन दिनों में प्रोटेस्ट हो रही थी कि बिजली है ही नहीं। अब जाहिर है कि इसके बाद एक थोड़ा सा एक पैनिक मोड में चली गई थी हुकूमत। उन्होंने कहा कि यार, जो कुछ भी है, जहां से भी जनरेशन कैपेसिटी आ रही है, जितनी भी महंगी आ रही है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बस लगा दो, ताकि लोगों के यहाँ कम से कम बिजली तो होगी, बाद में देखा जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें डॉक्टर साहब, उस वक्त की कौन सी पॉलिसीज हैं, अगर हम कुछ पॉलिसीज की निशानदेही करें to get a roadmap for the future, कौन सी policies हैं which have led us to where we are right now with electricity that is absolutely unaffordable? जी। सर थोड़ा सा अजरार साहब हमें और पीछे जाने की ज़रूरत है। 1974 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट होती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की। चूंकि जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ा मेजर इशू ये था कि पाकिस्तान वाज इन डार्कनेस एट दैट टाइम। लोगों की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ग्रिड का कनेक्शन ही नहीं है। तो 1974 से लेके 1980 तक एक बड़ी कंसिस्टेंसी से ये एफर्ट्स की गई रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की। और उसके बाद सेकंड चैलेंज ये आ गया कि सप्लाई वाज लेस देन डिमांड। अब आपने बिजली की पैदावार को बढ़ाना था, और गवर्नमेंट अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन 90s के आगाज में लेने की पोजीशन में नहीं थी कि वो इसको फाइनेंस कर सके कि नई पावर जनरेशन करे टू मीट द सप्लाई डिमांड ऑफ द न्यू कस्टमर्स। उस 1990 1991 में ग्लोबली एक मूवमेंट चल रही थी कि आप अपने पावर सेक्टर को रिफॉर्म करें ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके, एंड दैट वाज ऑन द टॉप एजेंडा ऑफ वर्ल्ड बैंक एट दैट टाइम। वो वर्ल्ड बैंक ने काफी इंस्पायर किया बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज को, एंड पाकिस्तान वाज वन ऑफ दैट। एंड पाकिस्तान मेड a सक्सेसफुल एग्जांपल एट दैट टाइम टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इट्स एनर्जी सेक्टर। अब एनर्जी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की ड्यू टू द अट्रैक्टिव ऑफर्स दे मेड। जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो इतने अट्रैक्टिव थे कि वो लोग आने शुरू हो गए। अब 1994 तक हमारे पास ये इशू रिजॉल्व हो गया कि हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी पैसों की जो कमी थी टू स्टार्ट न्यू फाइनेंसिंग इन द न्यू प्रोजेक्ट्स, वो मसला भी सेटल हो गया। अब एक ग्लोबल शिफ्ट आ रहा था कि अगर आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो यू नीड सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को चेंज करें। तो 1998 के अंदर पाकिस्तान ने अपने वापडा डिपार्टमेंट को वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली प्लान कर लिया कि हमने इसको डिवाइड करना है, इसको तकसीम करना है। तो पाकिस्तान में 1998 में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एजेंडा, ये फॉलोइंग द वर्ल्ड बैंक एजेंडा, हमने वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिवीजन स्टार्ट कर दी। हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को अपनी जनरेशन से अलग कर दिया।
हमने कुछ नए इदारे विद इन पावर सेक्टर डेवलप किए वापडा के पैरेलल, जिनमें एनटीडीसी था, जिनमें गैंकोज थी, जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कोज थी। तो हम ठीक जा रहे थे 98 तक। और 98 के बाद अब हमारी मिसमैनेजमेंट के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, सही। हमारी इंस्टीट्यूशनल वीकनेस के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए कि जो पॉलिसीज हम वापडा की सूरत में एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में बना रहे थे और वो बहुत एफिशिएंटली चल रही थी, वेल प्लान्ड थी, उतनी एफिशिएंसी से 1998 से लेकर 2005 तक अगर हम फोकस कर लें तो हमारे पावर सेक्टर ने एज ए मैनेजेरियल और यूनिट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। और उसकी शायद वजह बहुत सारी होंगी, उनमें से एक ये भी है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जब आप पैरेलल खड़े कर देते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं रहती। और बहुत सारे ज़ाहिर पॉलिटिकल रीजंस हैं, इंटरनेशनल रीजंस हैं, उन्हीं सालों में बहुत सारी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। फिर पाकिस्तान ने अगले फेज में कदम रखा कि 1998 में जब हमने सिंगल बायर मॉडल अचीव कर लिया। सिंगल बायर मॉडल का मतलब ये है कि हुकूमत सोल परचेजर है, जितनी भी बिजली पैदा होगी पाकिस्तान में वो सारी हुकूमत खरीद लेगी। तो ये इनिशियल रिफॉर्म स्टेप 1 था जो हमने 1998 में अचीव कर लिया, दैट वाज द सिंगल बायर मॉडल। अब हमारा अगला स्टेप था कि हम होलसेल मार्केट की तरफ जाएं, जिसमें हम आज तक नहीं जा पाए, ताकि हम थर्ड हाईएस्ट लेवल अचीव कर सकें, दैट इज द रिटेल मॉडल। अब हमने टेलीकॉम सेक्टर से कंपेयर करना है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। टेलीकॉम सेक्टर में आप स्विच कर सकते हैं अपनी कंपनी, लेकिन आप एज ए इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर अपनी कंपनी को स्विच नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये रिटेल लेवल है, जो रिटेल मार्केट का हाईएस्ट लेवल है। इसके दरम्यान में होलसेल मार्केट है कि होलसेल मार्केट में कंपनीज जो बिजली पैदा कर रही हैं उनकी चॉइस है, जिसको मर्जी बिडिंग के साथ हाईएस्ट ऑक्शन की सूरत में सेल कर दे। तो पाकिस्तान अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच सका। बहरहाल 2005 में हमने कराची में के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज देखा, और प्राइवेटाइजेशन के एलिमेंट से हमारे पावर सेक्टर में थोड़ा सा कंपटीशन इंप्रूव हुआ, और कंपटीशन के अपने बेनिफिट्स हैं। और यही वर्ल्ड बैंक एजेंडा था कि हम जो है गवर्नमेंट को मिनिमाइज करें, डीरेगुलेशन को अचीव करें, और पावर सेक्टर को हम डीरेगुलेट करें ताकि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, चीज़ें सप्लाई एंड डिमांड के असूल के तहत प्राइसेस जो है वो डिसाइड हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एजेंडा हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल। सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, जो इकोनॉमिक थ्योरी का एजेंडा होता है उससे वो मैच नहीं करता। तो हम देखते हैं कि अगले 5-7 सालों में पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का एक इशू रेज होना स्टार्ट हो गया, जो कि एक बिल्कुल नया इशू है। और आज हम देखते हैं कि $6 ट्रिलियन के 6 ट्रिलियन रुपीस का सर्कुलर डेट जो है वो क्रिएट हो चुका है, और गवर्नमेंट के लिए एक दर्द-ए-सर बन चुका है। और अभी बिल्कुल। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि मिनिस्टर लगारी ने कहा है कि हम 2025 के स्टार्ट में रिफॉर्म्स का एक नया एजेंडा ला रहे हैं, जिसमें हम दोबारा पावर सेक्टर को रीशेप करेंगे और 3 एंटिटीज बनाएंगे, और जनरेशन कंपनी, और वी डोंट नो मच अबाउट दैट कि वो क्या करने जा रहे हैं, बट कुछ रिस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि पास्ट से हमने ये सीखा कि अगर हम बहुत अच्छी चीज़ें प्लान भी कर लेते हैं, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ और वर्ल्ड बैंक से अडॉप्ट भी कर लेते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करनी है, तो हमें किसी टेलीकॉम सेक्टर से या किसी और अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर से सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपनी मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, विल कम बैक टू दिस पॉइंट। अब जब हम बात कर रहे थे, आपने बात की कॉन्ट्रैक्ट्स कितने अट्रैक्टिव थे कि सभी आ गए, जाहिर है क्यों नहीं आएंगे। दैट ब्रिंग्स अस टू द बिग बैड वुल्फ। जब भी पाकिस्तान सेक्टर, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर पर बात होती है, तो जिनको आईपीपी का मतलब ही नहीं है पता, वो भी कहते हैं कि यार सारा आईपीपीज का मसला है। हानिया साहिबा, आपने अभी हाल में ही, ऑब्वियसली यू डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस, हाल में ही आपने एक अच्छा मजमून लिखा है डॉन में अबाउट आईपीपीज। अब जाहिर है कि एक तरह से क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो बीन कंसिडर्ड अ विलन, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो हुकूमत ने उनके साथ साइन किए थे, हुकूमत वक्त ने। तो उनकी इसमें कितनी गलती है या नहीं है, वो एक अलग बात है। जो इस वक्त रीनेगोशिएशंस या नेगोशिएशंस चल रही हैं आईपीपीज के साथ, आप हमें उनके बारे में क्या बता सकती हैं? कितने एडवांस्ड हैं, कितनों के साथ कोई ना कोई समझौता हो गया है, और कितनों को भी अभी भी आर्म ट्विस्टिंग की जरूरत है? जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई थिंक जो जब हम आईपीपीज के इशू की बात करते हैं तो यू वेरी राइट इन सेइंग कि ठीक है, आईपीपीज को पोर्ट्रे किया जा रहा है एज अ विलन राइट नाउ, बट दैट इज नॉट द केस। उनके साथ गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, दे वर ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू ब्रिंग इन जनरेशन एंड दे डिड दैट, एग्जैक्टली दैट।
but the problem was in the nature of the contracts. जब हम बाकी countries के models को देखते हैं तो they have evolving contracts, evolving markets. Unfortunately, Pakistan के case में we've seen this fixed, rigid power purchase contract model which has not evolved for the past 2 decades or 3 decades even. जो incentives हमने देखे 1994 की policy के अंदर आए, high return on equity as high as 25% even, and this was admitted by the World Bank that they should have done more due diligence on the nature of the contracts and the incentives which were being offered at that time, because they were basically locking in these terms for 25 to 30 years. That's a long period. That is. And we've seen that we've not evolved past that model. 1994 में IPPs को यही incentives offer किए गए. Then again in 2000, early 2000s, we offered the same model. Then we saw that again, a repetition of that again in 2015. And with as time passes, these contracts became more expensive for us because these are dollar index contracts. Pakistan के अंदर domestic capital is not available to fund large generation projects. So we have to rely on foreign capital, foreign direct investment जिसको term किया जाता है. And that comes at, a huge cost because these are foreign currency denominated loans. Interest payments are also made in dollar terms and they fluctuate with fluctuating market conditions. And that's what we've seen. Fasi mentioned that in the past 2 to 3 years, we've seen the cost of electricity go up by 100% to 300% even. 300%. And that is true because of the factor of currency devaluation. हम लोग buy करते हैं, अब जो contracts हैं, they are denominated in foreign currency. हमारी recoveries हैं पाकिस्तानी rupees में. Pakistani rupee depreciates against the US dollar, and that results in the cost of electricity going up. Then we have this incredible reliance on fossil fuels, imported fossil fuels. Yeah. We've seen that, and they are obviously subject to market-based fluctuations. जो हमने देखा Russia-Ukraine war हुई, LNG prices went up, coal prices went up, and ultimately the consumer had to bear the burden of that. And why did that happen? Because of the nature of the contracts. We are locked into long-term foreign currency denominated contracts with high returns on equity, with high interest rates. And like और सारी जो हमने basically risk allocation जो हमने किया, that is on the government side. All the currency का risk is being borne by the the government. जो भी fluctuation market की condition होती है, the risk मतलब is क्या कि 150 रुपए से 250 रुपए तक डॉलर चला जाए, वो जो कॉस्ट है वो हुकूमत ने पे करनी है और वो कंज्यूमर से एक्सट्रैक्ट करनी है. exactly. Exactly. And even for जो हमारी जो local capital हुआ, जिन्होंने 2000 के अंदर जो policy थी जिसके अंदर जो IPPs आए, those were mostly local players. हमने देखा हमारे industrial conglomerates like Sapphire या Gul Ahmed, Tapal वगैरह, they invested. ठीक है? And this was local capital that was being brought in, but the returns were indexed to the dollar. That's where the fault basically lies, in the nature of the contracts. This should have evolved. Eventually, the incentives should have phased out. Maybe 100% dollar indexation, say we could have moved to 70% dollar indexation, eventually phasing it out and, bringing in payments in the rupee. But there are, a myriad of factors that come into play: political instability, macroeconomic instability. These are two major factors that have, ensured that Pakistan ki risk profile stays as high as it was in the early 90s when these contracts were being offered. That is an unfortunate reality for us. But, at the same time, nothing is being done to take care of that. Other developing countries ko agar dekhen, so we look across to India. India has unki financial system is so strong right now. There are no foreign currency denominated loans in the power sector. All the capital is coming from India's own banking system by itself. We can look at Vietnam as well. We saw, an eventual evolution happening over there. उधर भी शुरू में dollar index contracts were offered for FDI के under आए थे, but right now the government has stepped up and it has, it is saying we're not going to pay in the US dollar anymore. हम local currency denominated contracts की तरफ move कर रहे हैं. That can only happen when there's macroeconomic stability and your currency is stable. So we need to look
towards that, but that does not, we need to make sure that the mistakes that we've made in the past, they're not repeated in the future. For new generation that is contracted, we need to ensure that there is some flexibility that is introduced into the contract that allows the government to make these changes when it needs. For example, जब हमारी इतनी ज़्यादा macroeconomic instability we're seeing that our rupees is depreciating so much, there should have been a clause which allowed the government to step. लेकिन उस वक्त किसी ने Yeah. सोचा नहीं था। एक और सवाल है मेरा कि अभी फॉर एग्जांपल आई मीन रिपोर्टेडली सम स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड अगेंस्ट द आईपीपीस, राइट? रिपोर्टेडली लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। अगर इस तरह किया जाए तो अक्सर कहते हैं ना, अगर इस तरह करोगे तो कौन आएगा? डज दैट हार्म? और ये डॉक्टर साहब आपसे भी यही सवाल है और हानि आपसे भी यही सवाल है कि जब पोटेंशियल जो आपके हैं कंपनीज सिटिंग अब्रॉड, वो देखते हैं कि यार यहाँ पर आके हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, और फिर वो देखते हैं कि यार जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और माना कि वो उतने अच्छे नहीं थे जितने होने चाहिए थे, माना कि उनके अंदर बहुत कोताहियां थी, लेकिन अगर उनको ऑनर नहीं किया जा रहा या उनको फोर्सिबली रीनिगोशिएट किया जा रहा, तो जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोचेंगे? डॉक्टर साहब, do you want to go first या मैं हाँ। थोड़ा सा कंटिन्यू कर? You shall please. I think iska well we've seen that happen. Honestly, we've seen that happen. 1998 के अंदर इन्होंने जब ये forcibly negotiate किए थे contracts, we saw that investment did shrink, and that is going to happen again as well. Already Pakistan ki, I think rather the IPPs ki contract renegotiation se pehle hi we were seeing that investment in the power sector, in Pakistan's industry, power sector, any sector you name it, was shrinking. That was due to other factors: macroeconomic instability, political instability, high risk for investors, and by that I mean security concerns that we've seen with Right. Chinese actors. I think there are other factors that are playing a bigger role right now rather than the IPP Fair enough. renegotiation, because Fair that is enough. a small piece of the pie. Okay. So it's a piece of the pie, but it's not anywhere near the whole pie. Fair enough. Exactly. I Fair think enough. in my opinion, investment will pick up again. It has more to do with macroeconomic stability once we have Okay. those signals going out. That's good to know. Yeah. अच्छा, अब ज़ाहिर फसी मैं आपसे सोलर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ because there's a huge boom, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम establish कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो energy mix है, I think that's what it's called, वो क्या है? अभी आप जिक्र कर रही थी हानिया कि previously या शायद डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि largely तो again imported fuel, imported gas. डॉक्टर साहब कुछ हद तक हम इस चीज से बाहर भी तो निकले हैं ना, इन टर्म्स ऑफ हमारा जो अभी करंट फ्यूल मिक्स है। तो अगर आप हमें एक थोड़ा सा स्नैपशॉट दे दें कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के फ्यूल मिक्स की पिक्चर देखना चाहें तो वो क्या है रफली? जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है वो ये है कि हमारा जो शेयर है रिन्यूएबल का वो इंक्रीज हो रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग और रिलायबल बात ये है कि हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर हैं हम। और इन कमिंग ईयर्स हमारा जो न्यूक्लियर का इलेक्ट्रिसिटी शेयर है वो ऐड इन होने वाला है। दैट्स अ गुड न्यूज़। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में बिजली की सप्लाई से ज़्यादा बिजली की डिमांड का इशू है, क्योंकि बिजली अफोर्डेबल नहीं है। रेजिडेंशियल कस्टमर का भी यही इशू चल रहा है, और जो इंडस्ट्रियल हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका भी यही इशू है। ये जो सारी प्लानिंग की जाती है इसके लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क डिज़ाइन होता है पूरे वर्ल्ड में। नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज़ की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वर्ल्ड बैंक उनको असिस्ट करता है टू डिज़ाइन ए लार्जर ए कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ रिफॉर्म्स, कि उनके पावर सेक्टर के अंदर क्या चेंजेस आनी चाहिए। अब जब वो एक ब्रॉडर कम्प्रिहेंसिव पिक्चर या फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि आपकी जनरेशन कैपेसिटी, आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को आने वाले सालों में डिमांड के मुताबिक कहाँ तक इंक्रीज़ करना है हमने, या आपने इंक्रीज़ करना है और हमने फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना है। तो वो जो जनरेशन कैपेसिटी और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी कुव्वत पैदावार जो हमारे पावर के या बिजली के शोबे की बढ़ानी होती है, उसकी जब प्लानिंग की जाती है तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट उसके इम्पैक्ट्स रेजिडेंशियल कस्टमर के ऊपर, इंडस्ट्रियल कस्टमर के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर कैलकुलेट करे।
और ये इंश्योर करे कि 3 चीज़ें आने वाले टाइम में इंश्योर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट चीज़ ये है कि वो जो बिजली पैदा होगी, क्या वो अफ़ोर्डेबल होगी? सेकंड चीज़, क्या जो बिजली का सेक्टर है इन तमाम तब्दीलियों के बाद जो हम करने जा रहे हैं, यानी इस यहाँ से हम लोन ले रहे हैं, वहाँ से हम सर्कुलर डेट इंक्रीज़ कर रहे हैं, वहाँ से हम एफडीआई ले रहे हैं और हम जो आईपीपीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नए या पुरानों को रिन्यू कर रहे हैं, वो हम फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं। क्या इन सारी चीज़ों के बाद गवर्नमेंट ये कैलकुलेट कर लेती है कि क्या हम अफोर्डेबल बिजली प्रोवाइड कर पाएँगे? क्या हम एनर्जी सेक्टर को मज़ीद एफ़िशिएंट बना सकेंगे? यानी पहले की निस्बत कम इनपुट से हम ज़्यादा इनपुट आउटपुट क्रिएट कर सकेंगे? अफोर्डेबिलिटी और एफ़िशिएंसी के बाद तीसरा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जो है वो है कि सस्टेनेबिलिटी, कि क्या हम 1-2 साल इस काम को हम चला पाएँगे? क्या हम आने वाले 5-10 सालों में इस सेक्टर को इन रिफॉर्म्स और तब्दीलियों के बाद ऐसे ही सस्टेनेबल बना सकेंगे, पायदार बना सकेंगे, या फिर अचानक से सिस्टम क्रैश कर जाएगा, जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में हुआ है पिछले कुछ सालों में। और चौथी इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे हानिया ने एक्सप्लेन की, कि आपकी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, आपके जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आपकी जुडिशरी है, जिसमें आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें आपका पावर सेक्टर की इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव कमीशन है, ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या आपके इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जो चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? तो इन सारे पैरामीटर्स पे बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत माज़ी में भी थी, अब और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे क्राइसिस जो हैं वो एनर्जी मिक्स के भी बढ़ रहे हैं, हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस आपके सामने हैं, हमारे क्लाइमेट चेंज आपके सामने है, हमारे रिन्यूएबल के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, हमें फ्लड का इशू है, क्लाउड बर्स्ट का इशू है नॉर्दर्न में। आप देख सकते हैं ये सारे जो मिले-जुले एग्रीकल्चर के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, फिर हाई टैरिफ के का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट है। एग्रीकल्चर के अलावा जो पाकिस्तान का 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ा है, वो हाई टैरिफ की वजह से एग्रीकल्चर से उनका प्रॉफिट शेयर रिड्यूस हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स कम हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जैसे आप माज़ी में देखते हैं, मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ पे लेनिन का 1920s का, कि अब हमने रशिया को आगे ले जाना है, एंड द वन वे फॉरवर्ड इज़ पावर। जितनी बिजली हम पैदा करेंगे और कंज़्यूम करेंगे, रशिया उतनी तरक्की करेगा। तो मुझे लगता है अभी पाकिस्तान के लिए भी वन लाइफ़लाइन पावर है, यानी बिजली है। जितनी बिजली हम सस्ती पैदा करेंगे और फिर जितनी बिजली हम कंज़्यूम करेंगे, ये हमारे जीडीपी को और हमारे मुल्क से गुर्बत में कमी लाने के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स हो सकता है। आई मीन एक कॉमन थ्रेड यहाँ पर यही बन रहा है कि यार या तो कम बिजली का क्राइसिस हो या बहुत ज्यादा बिजली का क्राइसिस हो, एंड देन हायर रेट्स। जड़ इसकी आ जाती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, क्योंकि ये दो चीजें लैकिंग है, और जब ये दो चीजें लैकिंग होगी तो कोई ना कोई क्राइसिस तो आएगा, चाहे वो किसी भी किस्म की शक्ल में हो। अब इंस्टीट्यूशन से फंसी थोड़ा सा इंडिविजुअल्स की तरफ आते हैं, क्योंकि अब ये तो हम मैक्रो बातें कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कि यार लोगों को बिजली ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई ज्यादा बिजली इस्तेमाल करना चाह नहीं रहा, क्योंकि बिजली की कीमत ही इतनी ज्यादा है, तो वो पागल ही होगा। और इंडिविजुअल लेवल पर हम देखते हैं, अगर मैं अभी इस वक्त जाकर अपने नेबरहुड में ही घूमूं, तो हर दूसरे घर के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए, राइट। एंड इट इज नॉट के शायद के लोगों को बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी का शौक है, लोगों को पैसे बचाने का शौक है। मैंने खुद लगाया हुआ है, मैंने इसलिए नहीं लगाई कि मैं कोई कार्बन मतलब एमिशंस को कम करना चाहूँ या क्लाइमेट चेंज मेरी 4 सोलर पैनल से रुक जाएगा। मैं सीधा सीधा अपने पैसे बचाने के चक्कर में। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ अर्बन एरियाज का, लेकिन मैं आपका एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल पढ़ा था ब्लूमबर्ग पे ही कि द रियल बूम इज इन द रूरल एरियाज। तो थोड़ा सा वॉक अस थ्रू द इकोनॉमीज ऑफ द सोलर बूम, फसी। Yes. So yes. So we've seen that, we've seen solar. अब basically वही है ना कि अगर बिजली की प्राइसें इतनी महंगी हो गई तो अब क्या करें? So exactly that's what's happened is that to solve that answer, everyone has moved towards solar. जो भी जा सकता था वो सोलर की तरफ चला गया है। और आपकी बात बिल्कुल सही है। हम अभी गए थे कसूर, टू बी प्रिसाइज, इन एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप वहाँ पे देखो तो कुछ इतने सालों में या सदियों में बदला नहीं है, सिवाय एक चीज के कि जहाँ पे भी आप देखो आप सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। मजे की बात है, वी स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप और वहां पे हमने देखा था एक सोलर पैनल का, एक पैनल्स ना ऐसे फोल्डेड पड़े हुए थे एक ट्रक के ऊपर। तो पूछा तो पता चला कि दीज आर रेंटेड सोलर ट्रॉलीज। अगर किसी को कोई वाटर पंप चलाने के लिए वाह। चाहिए तो वो ट्रॉली वहां पे जाती है, रेंट करती है, पंप चलाता है, पानी आता है, एंड दैट्स दैट।
बट आई मीन आप जिसके पास भी जाओ, अब मैं कसूर गया था तो 95% ऑफ द फार्मर्स ओवर देयर हैव स्विच्ड टू सोलर। वजह क्या है? एक तो रिलायबल और दूसरा बिजली बहुत सस्ती है। ऑब्वियसली सोलर लग गया है तो 80-90% उनका बिजली का बिल कम हो गया है। और एक रिलायबिलिटी का भी फैक्टर आ गया है कि यार वो जो आप कह रहे थे कि बिजली नहीं आ रही, तो वो अभी भी प्रॉब्लम्स इन एरियाज में है। तो वो उनका टेंशन, वो चीज खत्म हो गई है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस दैट वी सीन इन फार्मिंग इन मेनी इयर्स। और अगर आप इसका थोड़ा सा और एक ब्रॉडर स्नैपशॉट लें, तो पाकिस्तान जो है इस साल इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ सोलर पैनल्स फ्रॉम चाइना, द वाह, लार्जेस्ट डेवलपिंग नेशन इन द वर्ल्ड। और उसकी वजह यही है कि a ripple effect has been created, be it a farmer, फैक्ट्री, घर, सबको सोलर पैनल चाहिए इस वक्त ताकि वो बिजली सस्ती कर सकें। और अगर हम आई मीन एक दो नंबर्स की मैं बात करता हूँ कि कितना बड़े थे, कि हम एटलीस्ट इस साल 1.7 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हो चुकी है सोलर पैनल्स की। और अगर हम इसको इक्वेट करने की कोशिश करें, दैट 17 गीगावाट्स ऑफ जनरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू more than a third of your total installed power capacity जो आज तक बिजली रियली? आपके मुल्क में लगी है, 1/3 in just 1 year। उसकी वजह यह है कि सोलर पैनल्स इतने छोटे होते हैं, आप 300-400 मेगावाट ऑफ सोलर एक शिप पे ला सकते हो, जितना बड़ा एक पावर प्लांट होता है पाकिस्तान में। और हमने ये भी देखा है कि कि लोग 250-250 मेगावाट्स, जो इंपोर्टर्स थे 250-250 मेगावाट्स एक महीने में ला रहे थे, which is massive numbers, मैसिव। massive numbers। And that is one reason why कि दुनिया भर के जो एनर्जी एनालिस्ट थे वो आई एम प्रीटी श्योर सबको कांटेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है भाई, इतना सारा सोलर के साथ आप क्या कर रहे हैं। एंड इट बिकेम एक्चुअली अ केस स्टडी फॉर द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ा बूम आया है। अगर आप गवर्नमेंट एडवाइजर से 3-4 महीने पहले बात करें तो उनको शायद इस बूम के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। बहुत सारी स्पेकुलेशन थी बिकॉज पाकिस्तानी कोई डेटा नहीं है, डेटा पॉइंट पब्लिक अवेलेबल जिस पे लोग जाके देख सकें कि ये हो रहा है। तो our sister concern ब्लूमबर्ग NEF करके एक वो है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी that became a talking point 3-4 महीने पहले about these massive imports। And yeah, I mean, everyone and whoever can shift is shifting, and it's causing a seismic shift in our energy। And to the extent, one last thing, to the extent that the IMF, I would say not a new thing, but they've mentioned now that retaining customers on the grid is one energy sector reform। Yeah, now here's the thing, यार आपने कहा seismic shifter, but it's also a seismic headache for the government, isn't it? Because अगर आप इस तरह देखें कि हुकूमत चाह रही है कि यार आप बिजली इस्तेमाल करो, हमारी महंगी बिजली इस्तेमाल करो, और यहाँ पर आपने क्या कहा है कि 17 gigawatts, I think, Yes, you yes, said yes, yes। 17 gigawatts की की इंडिविजुअल लेवल्स पर मोस्टली, या इवन मतलब ऑब्वियसली कमर्शियल लेवल पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं पाकिस्तान में, आप ये कह रहे हैं, राइट? अब मैं कह रहा हूँ कि इतने की इंपोर्ट हुई है, अगर ये सब अच्छा, लग इतनी जाएंगे इम्पोर्ट तो हुई दे है। आर इक्वल टू अ हाँ, थर्ड ऑफ द। जाहिर है हाँ, कभी ना कभी तो वो एग्जैक्टली, I think बिकेंगे, लग हो ही उनको। चुके जाए। हैं। ओके, Sorry लग to चुके हैं, हाँ, देयर इट sorry इज। to interject, but I think 15 gigawatts is already present in the system. There's That's been a an lot of gigawatts, man. that Yeah, is That's a that's lot. as Fasi said, 1/3 of your installed capacity, and But that is Maria, what does that do obviously to the government? Because I mean, here the government is desperately trying to unload all of this expensive electricity onto consumers, and consumers are like, नहीं जी, बड़ी मेहरबानी, आप अपनी बिजली अपने पास रखें, हम अपनी बिजली खुद बना लेंगे। तो I mean, isn't this going to become a huge issue? मतलब इससे कौन सी पॉलिसी है जिसके तहत हुकूमत इससे निपट सकती है without turning back the clock? क्योंकि अब अगर आप लोगों को कहें ना कि यार आपके सोलर पैनल हम वापस ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि देयर विल बी राइटिंग। मैं तो राइट करूंगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। definitely, I think anybody would do that, and that is fair. That is a fair response हाँ, because the government basically led them to this, na? Because yeah, people were like fed up of the grid, the unreliability, the high cost, the inefficiency. So everybody resorted to other means, and we saw the solar boom happening. So iske I think, and the government is actually scrambling right now to find a yeah, solution for this. Iske important that there should be
a revision in the net metering regulations. 15 gigawatts agar installed hai, so uska I think about maybe 1/3 or 1/4 actually is under net metered, is net metered to the grid, which means ke ye consumers they're supplying back to the grid at lucrative at a buyback rate, which is quite good actually. 27 rupees पे ये लोग बेच रहे हैं गवर्नमेंट को वापस. So that needs to, government के लिए economic burden बढ़ रहा है on two sides actually. एक तो ये they have to pay for, the net metered consumers. Then secondly, capacity payments are rising. Capacity payments are rising mainly क्योंकि जो हमारी industrial and commercial demand that is shifting off grid. We've seen industries बड़े उन्होंने innovative solutions लगाए हुए हैं. We saw a case in Nooriabad. वहाँ there's this Liberty Textile है. They've done a mixture of gas, solar, wind, and BESS, battery storage. So that's a very innovative solution, and we are going to see कि और ज़्यादा industries are going to shift to such measures, very Sort of hybrid solutions. hybrid systems, yes, hybrid solutions. We are, And the we grid are is going to very, become very fond of redundant. those generally in Yes. Pakistan. Yeah. Exactly. इसमें एक And- चीज अगर जी. इसमें अगर एक चीज ऐड कर लें कि देखें ये जो पॉलिसी है सोलर की जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसको रिव्यू करने के दो पैरेलल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. एक तो ये है कि हमें फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट को फील हो रहा है, कम हो रहा है, एनर्जी मिक्स में सोलर रिन्यूएबल ऐड हो रहा है, ये दैट्स गुड. लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन आ चुका है, दैट्स गुड. बट डाउन साइड भी है. आपकी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, आपने आईपीपी से बिजली खरीदनी है, आपने जो जी. इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिन्होंने अगले साल नेक्स्ट फ्यू इयर्स में ऐड होना है सप्लाई चेन में, हाँ, अभी तो और कैपेसिटी आनी है. जी. वो कैपेसिटी जब आ जाएगी दैट विल रेज योर एवरेज कॉस्ट. और एवरेज कॉस्ट से अगर आप नीचे ऑपरेट कर रहे हैं तो वो सर्कुलर डेट को मजीद इंक्रीज करेगा. Exactly. क्योंकि सर्कुलर डेट्स ऊपर जाएंगे, प्राइस ऊपर जाएगी. हाँ, अच्छा, अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी. आपका फोकस रिफॉर्म्स पे है, तो मुझे बताएं कि हाउ डज वन डील विद दिस. क्योंकि देखें इंडिविजुअल लेवल पर लोगों ने इतनी महंगी बिजली तो खरीदनी ही नहीं है. सीधी बात है, जिसके पास ऑप्शन है उसने तो लगाना ही लगाना है. उल्टा दैट इज गोइंग टू मेक द प्रॉब्लम वर्स. तो कोई पाथवे है भी सही हमारे पास. एज्यूमिंग के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डील कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस और जो पावर सेक्टर को डील कर रहे हैं उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. माय स्टेटमेंट गोज लाइक दिस कि उन्हें करना चाहिए आपस में कोऑर्डिनेट के इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स पावर सेक्टर पे होंगे वो कॉस्ट ज्यादा लाएंगे, आने वाले वक्त में नुकसान ज्यादा देंगे, या अगर हम इस इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या कोटा लिमिट कर देते हैं उसका नुकसान ज्यादा है. तो हमें एक सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है हर पॉलिसी को लॉन्च करने से पहले कि अगर इस कोई करे तो आफ्टर सही. इफेक्ट्स ऑप्शन ए में क्या है और बी में क्या है, विच हैज द लीस्ट कॉस्ट टू द तो नेशन. अगेन इट comes down to कि you have to sit down and war game things ना. जैसे वो हमारे यहाँ वो जो एक थका सा जुमला होता है लेकिन सच है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर एक आगे का नक्शा बनाना चाहिए. तो मतलब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तो हम अक्सर बात करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं. आई थिंक चार्टर ऑफ एनर्जी इज आल्सो then Very important. critically needed, right? Pasi, आपने did you raise your hand अभी या? Yeah, I just wanted to जी. add कि ये जो आपका सवाल था कि कि सर का दर्द जो गवर्नमेंट के लिए है, the headache, उसमें I just wanted to add कि so distribution companies जो हैं they're losing customers, right? So अब ज़रार जो है he's not a full-fledged customer anymore of a distribution company. शायद अब आप कम बिजली उनसे खरीदते हो, उसकी वजह से एक तो burden बाकी लोगों पे ज़्यादा हो गया, people who don't have solar. The other problem is कि so basically what's happening is that distribution companies जो हैं वो अपने top consumers जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं. The flip side of this is कि ये वो distribution companies हैं जो government इस वक्त privatize करने की कोशिश कर रही है. So this also impacts that bit as well. The government has said that they want to try and privatize the first few distribution companies next year. So the question that energy experts and former distribution company officials are saying is that this will definitely have an impact because revenues will drop and customers will drop. Interesting. Hania, you had raised your hand. Did you have something to add? Yeah, I was just a general thought. I think जी. we were talking about new generation coming in the future. There are projects in the pipeline. And I think it's important that the government should take a step back and evaluate the needs of the country. Whether we need them, yeah. I think three things are needed right now. एक तो हमें we need to strengthen our forecasting systems, demand forecasting. It needs to be rational. It needs to be realistic.
generation planning needs to be done on a least cost basis, proper cost benefit analysis के बाद ही any new decision should be made to bring in new generation. Projects are in the pipeline, they can stay in the pipeline. We've seen that with hydro projects. These are large, Yeah, we have. That's huge true. projects. अभी कुछ construction stage enter ही नहीं हुए, कुछ financial flows, so they can remain stalled at least for the next 5 years. I think we should put a stop to addition of new centralized generation, large. Sort of like a moratorium Exactly. in a sense. नहीं, that makes sense क्योंकि I mean देखें अभी भी जो हम हाल देख रहे हैं तो जो मौजूदा IPPs हैं उनके साथ भी negotiations चल रही हैं. तो अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली की जा सकती है तो जो चीजें अभी तक सेटअप हुई नहीं है यकीनन उन पर तो एक बात की जा सकती है. अच्छा, अब मैं माइक्रो से वक्त में थोड़ा सा कम हो रहा है, मैक्रो से मैं माइक्रो पे आना चाह रहा हूँ. फसी बार बार हम सुनते हैं कि बिजली चोरी एक बहुत बड़ा इशू है. अब आई डोंट नो कि किस हद तक दिस अफेक्ट्स योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन एक चीज तो हमने देखा है कि वो जो जिन एरियाज में रिकवरी लो होती है वहां पर अभी भी लोड शेडिंग होती है. अक्सर लोग पूछते हैं कि सर एक जानिब लोग कहते हैं कि इतनी बिजली है, दूसरी जानिब यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही होती है, बट दैट इज लार्जली ड्यू टू थेफ्ट. हाउ सिग्निफिकेंट इज द इशू ऑफ थेफ्ट on a wider scale, या ये सिर्फ एक लोकल इशू है आपके नजर? नहीं, it is an issue. First of all, power theft जो है ना वो emerging markets में हमारे जैसे मुल्कों में it's persistent. It's there in many countries, but Pakistan would be ranked among the highest or the worst in Asia. Put it at that. अब to put it in simple terms, अगर हमारी 100 यूनिट बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो तकरीबन 16 से 17 यूनिट जो हैं वो थेफ्ट के फॉर्म में चले जाते हैं. अब वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक लॉसेस ठाक हो, है. चोरी हो, उन टोटल मिला के 16-17% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी इसमें चली जाती है. उसमें अब आप देखें तो दो किस्म की थेफ्ट्स भी होती हैं. एक तो हम कुंडों का सुनते हैं विच इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म. दूसरा फिर अंडरग्राउंड नेटवर्क्स भी होते हैं. ये हमें लास्ट ईयर पता चला कि हुकूमत एक बहुत बड़ी ड्राइव की थी. उन्होंने they came out with a number कि about $1 billion worth of electricity theft happens in a year. We reported extensively on that as well, and तकरीबन 18,000 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था. And a lot of underground networks of theft that were happening for many years was also found. So yes, theft is an issue, and although we haven't seen a lot of government statements on theft recently, the focus has not been there. And that also brings into question what happened to all the theft drive that happened over the past few years, which was very publicly everywhere. Yeah. Yeah, that's always how it is. आगे वो पिछली इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या बना था यार, किसी को नहीं पता. whether it's power, whether it's sugar, whether it's human trafficking. तो अब एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब से और हानिया आपसे कि अब we know कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आर द वे फॉरवर्ड. एंड क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये सारा मसला IPPs का है, नहीं, जैसे हम दोनों ने बहुत डिटेल में बताया है, मसला है what kind of contracts you make and आपकी जो policy planning and how informed your policy planning is. मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ और वो है यूरुग्वे की. अच्छा, अब राइट वी ऑल नो छोटी सी साउथ अमेरिकन कंट्री है और हमारे तरह बिल्कुल पाकिस्तान की तरह उनके जो एनर्जी मिक्स था वो ज्यादातर रिलायंट था ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स एंड इम्पोर्टेड गैस. चुनाचे जब भी कोई ग्लोबल मार्केट में या जियोपॉलिटिकल कोई शॉक आता था तो दे यूज्ड टू बी वेरी बैडली अफेक्टेड. अच्छा, अब इन्होंने कहा कि यार हम जाएंगे टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स. हाइडल में दे वर एट फुल कैपेसिटी एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वो कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास यूरेनियम थी नहीं, दे डिडंट हैव अ न्यूक्लियर सेटअप. तो उन्होंने दे हेल्ड अ सीरीज ऑफ क्लीन पावर ऑक्शंस विंड एंड सोलर की एंड पिछले 5 सालों में they have managed to get $6 billion worth of investment in wind and power. मतलब I'm talking on a larger scale. अगर is it possible, is it feasible for us to go down that route right now, या जैसे अभी आप हानिया कह रही थी कि इस वक्त बेहतर है कि और मजीद कैपेसिटी आप ना ही इंस्टॉल करें, जो है आपके पास उसको ही पहले इस्तेमाल करें? Dr. Saab, would you like to comment first? जी डॉक्टर साहब. No, you can start. Okay. ठीक है. I think options, ठीक है, that's a very good tool to bring in competitive generation.
on a competitive basis, ताकि we can bring down the cost. If we did not have distributed generation coming in so rapidly, we are seeing almost every month there's like 200 megawatts being added, so of solar PV added to the system. I would have said auctions are the way to go. Government tried to do that as well 6-7 months ago in June. Yeah, they did try to introduce that a tender for 600 megawatt solar plant, but we Balochistan mein, I think. Muzaffargarh. But we did not receive any bids whatsoever because the risk was too high for investors. This is coming from the investors themselves. Right. But abhi, I think the situation is very different. We have a lack of demand from the grid. High power demand we've seen has been consistently declining. At the same time, our electricity prices are too high. We have an issue of excess capacity payments, and then we have distributed solar coming in very rapidly. So I think right now, even though is the way to go, right now it does not make sense to bring in any large projects. Mostly auctions jo hoti hain, they are dedicated for centralized utility scale based generation. Private generation happens on its own, and like distribution jo hum dekh rahe hain, distributed generation through solar PV, that happens on its own. But when the government is basically soliciting projects, that's when auctions happen. Right now we do not need to bring in any. We don't need to solicit. Yeah. So इस तरह से I mean जब बात शायद आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन मुझे अपनी वालदा की याद आ गई है इससे कि लाइक बेटा, इससे पहले कि तुम और अपने प्लेट में डालो, जो अपने प्लेट में है उसको तो पहले खत्म करो, नहीं तो इस पेट में दर्द हो जाएगी. जी डॉक्टर साहब, फाइनल वर्ड्स, देन आई एम गोइंग टू रैप अप. फाइनली मैं, चूंकि ये सर्कुलर डेट का इशू है पाकिस्तान में काफ़ी सीरियस, तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं और जो सक्सेसफुल हैं, उनमें से एक उनकी पॉलिसी है उदय के नाम से कोई डिस्कोज योजना उन्होंने बनाई है. डिस्कोज का मेनली इन्वॉल्व होती हैं जब वो पे बैक नहीं कर पाती और वो फिर सर्कुलर डेट जो है वो पाइल अप होता है. तो उन्होंने उनको अलाउ किया, डिसेंट्रलाइजेशन फार्मूला है कि आप डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अलाउ करें और इंडिपेंडेंट जो कॉरपोरेशन हैं उनको अलाउ करें कि वो अपने फाइनेंशियल बॉन्ड्स खुद इशू करें और लोन लें और अपनी ओनरशिप लें इस डेट की जो उन्होंने मैनेज करना है, और ज़्यादा ना करें. आप 25%, 30% कोई आइडियल थ्रेशोल्ड ले लें. और पाकिस्तान में भी इस एक्सपेरिमेंट को एक नेशनल लेवल पे ना सही, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसी एक डिस्को के लेवल पे आप इसको इनिशिएट करें और लेट देम डू सॉर्ट देयर फाइनेंसिंग इश्यूज. और पाकिस्तान में हमारे पास दूसरी साइड पे बड़ा अच्छा ऑप्शन है. हमारे पास ये सलम के नाम से बैंकिंग के अंदर एक इस्लामिक प्रोडक्ट है जो कि हमारी सोसाइटी को बड़ा अट्रैक्ट कर सकता है कि वो कोई फाइनेंस देना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए जो कि अभी बना नहीं है. और कमर्शियल बैंक्स के पास अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, वो बैंक्स के साथ मिलकर आपने चैनलाइज करना है किसी तरीके से, ताकि आपको अपनी लोकल सोसाइटी से लोकल पाकिस्तानी करेंसी में आपको फाइनेंस मिले, ताकि आप कोई कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें. जैसे हम डेनमार्क में देखते हैं विंड फार्म्स बड़े सक्सेसफुल रहे और बाकी कंट्रीज में हम देखते हैं. तो ये जो कम्युनिटी बेस्ड और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले विंड फार्म्स हैं या कोई भी सोलर के बड़े फार्म्स हैं, लेट्स से 200 मेगावाट के फार्म्स हैं, इनके अंदर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, दे कुड मेक सम डिफरेंस. और हमें सीखने की ज़रूरत है बाकी हमसाया ममालिक से और बाकी रीजन के ऐसे कंट्रीज से जो मोर और लेस पॉलिटिकली एंड सोशली हमसे मैच करते हैं. तो थैंक यू ऑल वेरी मच. आई थिंक अगर हम समराइज करें तो एक तो स्लाइटली क्रिएटिव थिंकिंग, long term thinking and forecasting, and again सबको एक दफा बिठा के बात करें, and also just generally keep your eyes open for changing trends. And again, I mean, as you guys are all researchers, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में किसी चीज के ऊपर प्रॉपर डेटा ढूंढना ही कितना मुश्किल होता है, right? I mean, even documented sectors की मैं बात कर रहा हूँ, undocumented में तो बस बात ही ना करें ना. I mean, our best guesses are guesstimates, and until that can change and you have people who can sit and try and forecast what the next 4 years, 5 years, 10 years will bring, and then have the flexibility to adjust course when some kind of unpredictable event takes place. That is the kind of thinking you need if we want to take Pakistan's energy sector into a better future than the present we are currently in.
थैंक यू ऑल सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. प्लेजर स्पीकिंग विद यू, होप टू बी एबल टू स्पीक टू यू अगेन सून.